नेक्स्ट टॉपिक इज़ रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी। ठीक है, प्री मेच्योर इन्फेंट्स में रेटिनोपैथी कैसे होती है? प्री मेच्योर कहते हैं कि जो 32 वीक ऑफ गेस्टेशन से पहले पैदा हो जाते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर क्या होता है, बेसिकली दोनों आंखें इन्वॉल्व होती हैं। इट इज़ ए बायलैटरल रेटिनोपैथी, जिसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स की ग्रोथ होती है। ठीक है, तो it is a bilateral proliferative retinopathy that occurs in premature infants or low birth weight infants। अब वो कब होती है? जब हाई कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन से उनका एक्सपोजर होता है। ठीक है, अब होता क्या है, ये चीज़ थोड़ी कंफ्यूजिंग आपको लगेगी कि ऐसे बच्चे जो ड्यूरिंग जो इन्फेंसी का पीरियड है उसमें क्या होता है, उनके अंदर अगर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन कंटेंट हो तो क्या होगा कि उनकी रेटिना की ब्लड वेसल्स की जो ग्रोथ है वो इनहिबिट रहेगी। क्योंकि एक चीज़ आप याद रखना, जितना ऑक्सीजन ज़्यादा होगा उतनी ही ब्लड वेसल्स की ग्रोथ कम होगी, क्योंकि ऑक्सीजन की डिमांड पूरी हो रही है तो ब्लड वेसल्स हमें मज़ीद नहीं चाहिए, तो मज़ीद ब्लड वेसल्स की ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी। ठीक है, तो अब ऐसे बच्चे जिनके रेटिना को बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई मिल रही है तो उनकी ब्लड वेसल्स की ग्रोथ कम हो जाती है जब वो भी बच्चे मदर की वूम में होते हैं। लेकिन आफ्टर डिलीवरी जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है तो एकदम से ब्लड वेसल्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी। अब आप इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना कि डेफिनेशन में तो लिखा हुआ है कि ऐसे बच्चे जिनमें ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो उनके अंदर रेटिनोपैथी होती है। ये बात सही है, लेकिन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो बिफोर बर्थ, तो जब पैदा हो जाते हैं आफ्टर डिलीवरी तो फिर उनकी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम होती है, उसकी वजह से उनके अंदर जो है वो ये रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी ये होती है। ठीक है, तो ज़्यादातर इसके रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो प्री मेच्योर बेबीज़, लो बर्थ वेट बेबीज़, या जिनको ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है तो उस ड्यूरिंग ग्रोथ पीरियड, तो उस वक्त उनकी ब्लड वेसल्स इनहिबिट हो जाती हैं। अब ऐसे बच्चे, हर बच्चे के अंदर तो ऐसे नहीं होता जो प्री मेच्योर होता है कि उनके अंदर जो है वो रेटिनोपैथी डेवलप हो। तो ऐसे सिर्फ बच्चे जिनको ड्यूरिंग डेवलपमेंट ड्यूरिंग ग्रोथ उनको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन मिले, सिर्फ उनके अंदर ये डिज़ीज़ डेवलप होती है। ठीक है, अब ज़्यादातर इसके अंदर हमारे पास कौन सा पोर्शन इन्वॉल्व होता है? टेम्पोरल पोर्शन। अब आपको आइज़ का ये चीज़ याद होगी, ये दोनों आँखें, ठीक है, ये जो नोज़ के करीब साइड होती है उसको हम नेज़ल साइड कहते हैं और दूसरी को हम टेम्पोरल साइड कहते हैं। नेज़ल साइड के जो रेटिना की ब्लड वेसल्स हैं वो 8th मंथ के अंदर ही उनकी डेवलपमेंट हो जाती है। लेकिन जो टेम्पोरल साइड का रेटिना है ना, इसकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो बर्थ के 1 मंथ के बाद इनकी ग्रोथ होती है। ठीक है, बर्थ मतलब पैदा होने के 1 महीने के बाद इस साइड की ब्लड वेसल्स बनती हैं, लेकिन इस साइड की ब्लड वेसल्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस या ड्यूरिंग ग्रोथ ही बन जाती हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर जो ऑक्सीजन से जो सेंसिटिव पोर्शन है वो टेम्पोरल साइड है। ठीक है, तो टेम्पोरल साइड के अंदर ये जो रेटिनोपैथी है वो टेम्पोरल साइड के अंदर डेवलप होती है, नेज़ल साइड के अंदर डेवलप नहीं होती। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी है जो मैंने आपको पहले बताया कि अगर टॉक्सिक लेवल ऑफ ऑक्सीजन हो ड्यूरिंग ग्रोथ तो वो कैपिलरीज़ को बनने नहीं देता, ऑब्लिट्रेट कर देता है, मीन्स कि उनको बनने नहीं देता। लेकिन जैसे ही आफ्टर बर्थ ऑक्सीजन स्टॉप होती है तो कंपनसेटरी एवरी न्यू वास्कुलराइजेशन होती है, मीन्स कि बहुत ज़्यादा वेसल्स की ग्रोथ होती है। ठीक है, और ये वेसल्स की ग्रोथ एक फैक्टर के अंडर होती है विच इज़ वास्कुलर ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर। ठीक है, अब जो हमारे पास ये जो रेटिनोपैथी है ये एक्टिव हो सकती है और इसके अलावा सिकाट्रिशियल हो सकती है। अब यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक्टिव को पढ़ेंगे। एक्टिव जो रेटिनोपैथी है उसको 3 जोन्स में डिवाइड किया हुआ है, जोन 1, 2 एंड 3। तो जोन 1 के अंदर अब मैं अगर यहाँ पे रेटिना को ड्रॉ करूँ तो आपको पता है कि रेटिना के सेंटर के अंदर, ऑलमोस्ट सेंटर के अंदर ऑप्टिक डिस्क होती है और थोड़ा सा साइड पे क्या चीज़ होती है, थोड़ा सा साइड पे हमारे पास मैक्यूला होता है। ठीक है, तो जोन 1 क्या करता है, वो हमारे पास ऑप्टिक डिस्क और मैक्यूला को इन्वॉल्व करता है। ठीक है,
तो जितना ये डायामीटर है ना ऑप्टिक डिस्क से मैक्यूला, दूसरी साइड पे भी इतना ही डायामीटर जोन 1 के अंदर आता है। इट इज़ बेसिकली ए सर्कल ड्रॉन ऑन द पोस्टीरियर पोल, रेडियस ऑफ विच इज़ ट्वाइस द डिस्टेंस फ्रॉम डिस्क टू द सेंटर ऑफ मैक्यूला। मीन्स कि इस डिस्टेंस से ट्वाइस होता है डिस्टेंस इस सर्कल का, ठीक है। और ये ज़्यादातर जो जोन है ना वो सवेयर केस के अंदर इन्वॉल्व होता है, इसलिए क्योंकि बेसिकली ये ब्लड वेसल्स की हमारे पास डिज़ीज़ है। तो जो यहाँ से बेसिकली ऑप्टिक डिस्क से सारी की सारी ब्लड वेसल्स पूरे रेटिना में जा रही हैं। तो अगर ये वाला एरिया इन्वॉल्व हुआ तो पूरा पेरिफेरल रेटिना उसकी एवास्कुलैरिटी हो जाएगी, ठीक है। जोन 2 क्या है, वो इसी के बाहर वाली साइड पे इस तरह से हमारे पास जोन 2 होता है, और जोन 3 जो है वो उसके अंदर हमारे पास टेम्पोरल रेटिना इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सी समझने वाली है कि ये चीज़ उन्होंने क्या बनाई है, ये उन्होंने नेज़ल साइड बनाई है, ये उन्होंने टेम्पोरल साइड बनाई है। जिस तरह से मैंने आपको ये बताया ना, ये वाली नेज़ल और ये वाली टेम्पोरल, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जो जोन 1 है वो तो ये हो गया ना हमारे पास, जोन 1 तो ऑप्टिक डिस्क और मैक्यूला का एरिया, जोन 2 ये वाला हो गया, उसके बाहर एक सर्कल टिल ओरा सिरेटा, और जोन 3 के अंदर ये टेम्पोरल साइड आती है, ठीक है। ये वाली साइड जो है उसके अंदर ये नेज़ल साइड से जोन 3 में कोई पोर्शन नहीं होता, सिर्फ टेम्पोरल साइड का पोर्शन इन्वॉल्व होता है। तो होप सो कि अब आपको ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि ये नेज़ल साइड है, ये टेम्पोरल साइड है। जोन 1 तो हमेशा सेंटर को इन्वॉल्व करेगा, जोन 2 हमारे पास जो है वो नेज़ल साइड के तरफ वो एक्सटेंड करेगा, और जोन 3 के अंदर सिर्फ टेम्पोरल साइड आती है, ठीक है। अब हमने इसको डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड किया है कि अब किस तरह से ये बच्चों के अंदर ये डिफरेंट स्टेजेस से पास करती है ये डिज़ीज़। तो अब इसके अंदर आपको मैंने बताया कि रेटिना के जो खास तौर पे टेम्पोरल एरिया है इसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स की ग्रोथ होती है। तो ये हमारे पास टेम्पोरल साइड है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स की ग्रोथ हो रही है। तो स्टेज 1 के अंदर ये जो ब्लड वेसल्स हैं, वास्कुलराइज्ड एरिया इज़ डिमार्केटेड बाय ए लाइन फ्रॉम नॉन वास्कुलराइज्ड एरिया। सबसे पहले तो ब्लड वेसल्स की ग्रोथ तो इसके अंदर होती ही है, लेकिन उनके दरमियान एक डिमार्केशन लाइन होती है, ठीक है। उसको हम लोग स्टेज 1 कहते हैं, जिसके अंदर डिमार्केशन लाइन है। अगर आप इस वाली फिगर के अंदर देखो तो स्टेज 1 और 2 के दरमियान ये वास्कुलराइज्ड और ये नॉन वास्कुलराइज्ड एरिया के दरमियान ये एक डिमार्केशन लाइन है, ठीक है। देन स्टेज 2 में क्या होता है कि ये वाली जो लाइन है वो थोड़ी सी बड़ी होकर यूँ रिजेस बना लेती है, ठीक है। तो इसको हम लोग स्टेज 2 या एलिवेटेड रिज स्टेज कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर ये जो डिमार्केशन लाइन है ये थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, एलिवेट हो जाती है, और जो हमारे पास यहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं वो थोड़ी थोड़ी नॉन एवास्कुलराइज्ड एरिया के अंदर भी आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद स्टेज 3 हमारे पास क्या है, इट इज़ ए एक्स्ट्रा रेटिनल फाइब्रो वास्कुलर प्रोलिफरेशन। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो न्यूवास्कुलराइजेशन है वो विट्रियस कैविटी के अंदर भी जाना शुरू हो जाती है। तो अगर मैं यहाँ पे रेटिना ड्रॉ करूँ, इसको मैं इस वाली फिगर से एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो ये हमारे पास क्या है, सबसे इनर लेयर इज़ रेटिना। तो इसमें स्टेज 3 में क्या है कि ब्लड वेसल्स की इतनी ग्रोथ हो रही है कि वो रेटिना के से विट्रियस ह्यूमर के अंदर आना शुरू हो रही है। तो इस स्टेज को हम कहते हैं एक्स्ट्रा रेटिनल फाइब्रोवास्कुलर प्रोलिफरेशन, जिसमें ब्लड वेसल्स विट्रियस कैविटी के अंदर एक्सटेंड करती हैं, ठीक है, रेटिना के बाहर एक्सटेंड करती हैं। फाइब्रोवास्कुलर मीन्स कि एक्स्ट्रा रेटिनल, रेटिना के बाहर, वास्कुलर प्रोलिफरेशन होती है, ठीक है। तो ये विट्रियस कैविटी के अंदर आती हैं। अब स्टेज 4 के अंदर क्या होता है, हाफ रेटिना डिटैच हो जाता है, और स्टेज 5 के अंदर फुल रेटिना डिटैच हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ कि स्टेज 1 के अंदर हमारे पास डिमार्केशन लाइन बनती है, ठीक है, डिमार्केशन लाइन बनती है। स्टेज 2 में क्या होता है, हमारे पास यही लाइन थोड़ी बड़ी होके एक रिज बना लेती है। स्टेज 3 के अंदर क्या होता है, हमारे पास न्यूवास्कुलराइजेशन जो है वो उसकी एक्स्ट्रा रेटिनल स्प्रेड होता है, मींस कि वो विट्रियस कैविटी के अंदर चली जाती है, ठीक है, विट्रियस कैविटी के अंदर। स्टेज 4 में हमारे पास पार्शियल रेटिनल डिटैचमेंट होती है, पार्शियल डिटैचमेंट, और स्टेज 5 के अंदर कंप्लीट डिटैचमेंट होती है, ठीक है।
तो कंप्लीट डिटैचमेंट स्टेज 5 के अंदर होती है। अब एक हमारे पास प्लस डिजीज़ होती है। अब ये प्लस डिज़ीज़ क्या है कि प्लस डिज़ीज़ के अंदर ऐसी डिज़ीज़ जिसके अंदर हमारे पास प्रीमेच्योर रेटिनोपैथी भी हो, ठीक है, और उसके साथ जो ब्लड वेसल्स हैं वो टॉर्चुअस भी हों, ठीक है। तो इन कंडीशंस के साथ क्या क्या हो कि ब्लड वेसल्स की टॉर्चुअसिटी भी हो, इसके अलावा विट्रियस हेजिंग भी हो और प्यूपल डायलेट भी ना कर सके। तो अगर प्रीमेच्योर रेटिनोपैथी के साथ ये 3 फीचर्स भी हैं तो उसको हम लोग प्लस डिज़ीज़ कहते हैं। और ऐसी कंडीशंस जिसमें प्लस डिज़ीज़ इन्वॉल्व हो वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो इनको हम लोग मैनेज कैसे करते हैं? सबसे पहले तो हमने स्क्रीनिंग करनी है कि क्या ये रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी है भी नहीं, ये है या नहीं, ठीक है। तो हमने उसको कैसे डायग्नोज करना है? हमने पहले तो हिस्ट्री देख ली, हमने एग्ज़ाम देख लिया कि बच्चे का वेट कितना है, उसकी डिलीवरी कब हुई, फिर हमने उसकी बर्थ के 4 to 6 वीक्स के अंदर अंदर हमने उसकी स्क्रीनिंग करनी है, उसकी ब्लड वेसल्स को हमने देखना है। फिर अब हमने उसको ट्रीटमेंट कब देना है। ट्रीटमेंट के बारे में आपने एक चीज़ याद रखनी है कि अगर तो प्लस डिज़ीज़ है तो इट मीन्स कि इट इज़ एमरजेंसी कंडीशन, वो ब्लाइंडनेस कॉज कर सकती है। लेकिन अगर प्लस डिज़ीज़ नहीं है इट मीन्स के दिस कंडीशन रिक्वायर्स जस्ट ऑब्जर्वेशन, वो खुद बहुत रिजॉल्व हो जाएगी, हमें उसको ट्रीटमेंट नहीं देना पड़ेगा। दूसरी चीज़ आपने याद रखनी है कि ख़ास तौर पे अगर जोन 1 इन्वॉल्व हुआ और जोन 1 के अंदर चाहे स्टेज 1 हो, स्टेज 2 या 3, कोई भी स्टेज अगर जोन 1 को इन्वॉल्व कर रही है और साथ में प्लस डिज़ीज़ भी है तो इमीडिएटली ट्रीटमेंट चाहिए। इसके अलावा अगर जोन 1 के अंदर स्टेज 1 हो सकती है, स्टेज 2 या स्टेज 3 विद प्लस डिज़ीज़, तो उसके लिए हमें ट्रीटमेंट चाहिए। इसके अलावा अगर जोन 2 के अंदर स्टेज 1, 2 या 3 अलॉन्ग विद प्लस डिज़ीज़ हुई तो हमें उसके लिए ट्रीटमेंट चाहिए। लेकिन अगर जोन 1 के अंदर स्टेज 1 या 2 है लेकिन प्लस डिज़ीज़ नहीं है और जोन 2 के अंदर अगर हमारे पास स्टेज 1 या 2 है या 3 भी है लेकिन प्लस डिज़ीज़ नहीं है तो उसके लिए हमें ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। तो आप सिर्फ ये चीज़ याद रखो कि ये हमारे पास अगर किसी कंडीशन में जोन 1 इन्वॉल्व हो रहा है और उसके अंदर कोई स्टेज भी है, डिमार्केशन लाइन, रिज या फिर एक्स्ट्रा रेटिनल प्रोलिफरेशन और या फिर पार्शियल टोटल डिटैचमेंट, कोई स्टेज भी जोन 1 के अंदर है अलॉन्ग विद प्लस डिज़ीज़ तो उसका ट्रीटमेंट चाहिए। इवन कोई भी स्टेज अगर जोन 2 के अंदर है अलॉन्ग विद प्लस डिज़ीज़ तो उसका ट्रीटमेंट चाहिए। लेकिन अगर जोन 1 के अंदर कोई भी स्टेज है लेकिन प्लस डिज़ीज़ नहीं है तो फिर उसका ट्रीटमेंट नहीं करना होगा। अब ट्रीटमेंट हमने क्या करना है? ट्रीटमेंट में हमने लेज़र एब्लेशन कर देनी है। जो एवास्कुलर रेटिना है उसको हमने लेज़र के थ्रू रिमूव कर देना है, या जो वास्कुलर डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर जो ग्रोथ करवा रहा था हमने उसको उसके अगेंस्ट हमने ड्रग्स दे देनी है विच इज़ बेवेकिजुमैब, या हमने विट्रिएक्टमी कर देनी है अगर रेटिना की डिटैचमेंट हुई तो, ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे इसका ट्रीटमेंट और इसके ये जो हमारे पास ये इसके एज़ इट इज़ इसके ऊपर नोट लिखने के लिए भी आ सकता है, ठीक है। और ये जो इसकी आप देखोगे ना, ये इसकी डायग्राम्स जो दिखाई हुई हैं तो इसकी डायग्राम्स के अंदर ये डिमार्केशन लाइन आपको नज़र आ रही होगी। और आप एक चीज़ और देखो आपको, क्योंकि रेटिना की सब स्लाइड्स आनी चाहिए कि रेटिना किस तरह से डिफरेंट कंडीशंस के अंदर अपीयर होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको वेसल्स नज़र आ रही हैं, यहाँ पे वेसल्स नज़र नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान एक डिमार्केशन लाइन है। अगर ये वाली ऑस्पी में या कहीं पूछ लें तो आपको क्लियर पता लग जाना चाहिए कि जब भी इस लाइन को इमेज आएगी वो यकीनन वो रेटिना की होगी, ठीक है। तो अगर आपको एक साइड पे ब्लड वेसल्स नज़र आ रही हैं, एक साइड पे नहीं आ रही, तो इट मीन्स कि ये कोई प्रीमेच्योरिटी, ये हमारे पास रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी है, उसकी स्टेज 1 है। अब यहाँ पे देखो वही चीज़, वही रिज थोड़ी सी एनलार्ज हो गई है, ठीक है। यहाँ पे वही रिज एनलार्ज हो गई है और यहाँ पे आप देखो उसके किस तरह से फोल्ड्स जो हैं वो ये वाले जो प्रोसेसेस हैं ये विट्रियस के अंदर एक्सटेंड करते हैं, विट्रियस कैविटी के अंदर ये वाले जो रिजेस हैं वो एक्सटेंड करते हैं। यहाँ पे क्या चीज़ दिखाई हुई है? डिटैच्ड रेटिना।
डिटैच्ड रेटिना की एक पहचान होती है कि उसके अंदर कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होते, ठीक है। तो ये वाला देखो आप एरिया रेटिना का, इसके अंदर कोई ब्लड वेसल्स नहीं है, इट मीन्स कि दिस एरिया इज़ डिटैच्ड। अगर आप यहाँ पे देखो तो नॉर्मली रेटिना के अंदर इस तरह से ब्लड वेसल्स होती हैं जैसे यहाँ पे हैं, कि कोई एरिया भी छूटा हुआ नहीं होता, मीन्स कि कोई एरिया ऐसा नहीं होता जिसके अंदर ब्लड वेसल्स ना हो। लेकिन आप इस एरिया के अंदर देखो कि यहाँ पे ब्लड वेसल्स नहीं है, तो इट मीन्स कि दिस एरिया इज़ डिटैच्ड। और इस एरिया के अंदर ये हमारे पास अटैच्ड पार्ट है, लेकिन कंप्लीट के अंदर क्या होता है कि सारा एरिया जो है वो उसके अंदर हमें कोई ब्लड वेसल नज़र नहीं आती। डिटैच्ड का आपने पूछा था, आपने वैसे पूछा था कि इसके हमें पहचान बताएं, तो इसकी पहचान यही है डिटैच्ड की कि अगर रेटिना के किसी पोर्शन के अंदर आपको ब्लड वेसल्स नज़र नहीं आ रही, वो बिल्कुल प्लेन एरिया है, तो आप समझ लो कि उसके अंदर डिटैचमेंट हुई हुई है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ पॉइंट्स हेमरेजेस वाले मैंने आपको पहले ही बता दिए, तो इन स्लाइड्स की मैं एक दफ़ा बाद में भी एक वीडियो बना दूँगी ताकि आप सबको डिफ्रेंशिएट करना सीख जाओ।